देखिए मैं आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। अगले वीडियो में मैं अब थेल्स प्रमेय का थेल्स प्रमेय लेकर आया हूँ, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में एक त्रिकोणमिति का वीडियो छोड़ा था 2015 में पूछा गया था, ठीक है। इस तरह से देखिए थेल्स प्रमेय ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2022 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 2022 में पूछा जा सकता है, कल्पना कर सकते हैं, यानी भविष्य की तुलना आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन से कि शायद भविष्य में आने वाली है या नहीं, आने वाला है नहीं, कल हो सकता है पेपर खोलते हैं आपको यही क्वेश्चन देखने को मिले 5 नंबर में। जब बताइए इस क्वेश्चन के अगर आप सोल्यूशन सही से देते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे इसमें, है ना, 5 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को एकदम आसानी से समझ अगर ना समझ में ना आए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि हाँ हमें समझ में ना आया, तो मैं फिर से इसे आपको समझा दूंगा, ठीक है। इससे देखिए क्या बोलता है थेल्स का प्रमेय, कहता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाता है, यदि कोई त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। इसे क्या कहते हैं हम थेल्स का प्रमेय कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका फिगर कैसे बनता है, आप इधर साइड में एक फिगर ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक है ना, इस तरह से फिगर हो गई। आप ऊपर वाले बिंदुओं को मानिएगा ए बी और सी मानिएगा, ठीक है। और एक रेखा, क्वेश्चन फिर से देखिए, साधारण प्रतिज्ञा कहता क्या है, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, मान लीजिए कि एक भुजा त्रिभुज का बीसी है, उसके समांतर हम एक रेखा खींचते हैं। देखिए एक रेखा खींच रहे हैं आप, मान लीजिए, ठीक है, खींच दिए। और इसका जो कटान बिंदु मिलेगा एक ए बी रेखा पर मिलेगा और दूसरी मिलेगा ए सी रेखा पर। तो इस कटान बिंदु को आप मानिएगा डी और इस कटान बिंदु को आप मानिएगा ई, ठीक है। इतना हो गया। और अपने मन से इसमें हम कुछ रचना करते हैं, ठीक है ना। देखिए रचना करने का मतलब हुआ डी से जाएगी एक काल्पनिक रेखा इस तरह से और ई से भी जाएगी एक काल्पनिक रेखा कुछ इस तरीका से, ठीक है ना। आप इधर को मानिएगा एन और इधर को मानिएगा एम, ठीक है। और देखिए यहाँ बी है जो ई से मिलेगा और डी है जो सी से मिलेगा। जिस तरह से ऊपर मिला है उस तरह से आप इसको मिला दीजिए। हाँ चलिए ये मिल गया है इस तरह से, कोई दिक्कत फिगर में आपको समझ में आ रहा है। पहले हम एक त्रिभुज लेंगे, ठीक है, उसके बाद ए बी सी मान लिया इसको, और एक रेखा ऐसी खींचेंगे जो बीसी के समांतर है, क्या है, डीई रेखा खींचेंगे जो किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। और अपना मन से एक रचना किए हैं डी से एम और ई से एन, और बीच में किए क्या बी से ई और डी से सी, ये सब रचना है। तो सबसे पहली बात होती है इसकी विशेषता को लिखना, जिसे हम कहते हैं विशेष प्रतिज्ञा। देखिए विशेष प्रतिज्ञा में क्या होता है, विशेष प्रतिज्ञा, ठीक है ना, विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। माना कि त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा बीसी के समांतर, माना कि त्रिभुज ए बी सी के एक भुजा ले लेते हैं बीसी, बीसी लेना ही पड़ेगा क्योंकि बीसी के समांतर है डी। तो माना कि त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा के समांतर, एक भुजा बीसी के समांतर, एक भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डी खींची गई है, खींची गई है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आप उस क्वेश्चन को रिप्लाई करते। देखिए कहता है साधारण प्रतिज्ञा में कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो फिगर के अनुसार देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बीसी है, उसके समांतर हम एक रेखा क्या खींचे है, डीई खींचे हैं, तो ये रेखा जो है डीई बीसी के क्या हो गया, समांतर हो गया। जिस तरह से हमें प्रतिज्ञा दिया गया था उस तरह से हम फिगर में उतार दिए, ठीक है। और अपना मान से रचना किए डी से एम और ई से एन, और बीच में भी रचना किए बी से ई और डी से सी किए हैं। और इनकी विशेषता को लिखा जाता है विशेष प्रतिज्ञा के रूप में। माना कि त्रिभुज ए बी सी के एक भुजा के समांतर
बी एक भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डी खींची गई है। क्यों? क्योंकि बीसी के समांतर एक रेखा क्या है? डी। इस फिगर की विशेषता को लिखना हमें। खींची गई है जो ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई पर मिलती है। देखिए ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई, दोनों एक दूसरे को मिल रहा है ना, डी से और ई पर। ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई पर मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारी विशेष प्रतिज्ञा। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो रचना की है उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पर लिखिएगा रचना नहीं, पहले उससे पहले आप लीजिए कि सिद्ध क्या करना है आपको। टू प्रूव PROV, टू प्रूव का मतलब सिद्ध करना है हमें जो, तो सिद्ध करना है AD वटा BD, AD वटा BD बराबर AE बटा EC, AE वटा EC। ये हमें सिद्ध करना है, यही थेल्स का प्रमेय है जिसे हमको क्या करना है? प्रूफ डेट, यानी प्रूफ करना है हमें। अब रचना के बारे में लिखिए कि रचना इसमें क्या क्या हम कर रहे हैं। तो रचना की क्या? D से DM और E से EN, D से DN और E से EN लंब, D से DN और E से EN लंब क्रमशः AC, क्रमशः AC और AB पर डाला गया है, AB पर डाला गया है। देखिए डी से डीएन जो है क्या है? AC भुजा पर क्या लंब है, और E से EN है जो किस पे है? लंब, AB पर लंब है। AC इसलिए पहले लिखे क्योंकि हम पहले क्या लिखे रचना में? D से DM, तो D से DN पहला बार गया किस पे? AC पे, इसलिए AC आ गया आगे। और E से EN, E से EN, यहाँ पे N छूट गया था, E से EN लंब किस पे डाला गया है? AC और AB पर डाला गया है। इसके साथ ही B को E से, साथ ही B को E से, B को E से और C को D से, C को D से मिलाया गया है। आपकी रचना पूर्ण हो गई। अब आपको प्रूफ करना है, यानी प्रमाण देना है कि थेल्स प्रमेय सिद्ध कैसे हो रही है। देखिए अब प्रमाण के बारे में चलते हैं। प्रमाण, ठीक है, प्रमाण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ, ठीक है ना। इस जगह इसमें कम है इसलिए इसको हम रेंज करते हैं, रेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको ऊपर दिखाएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? तो देखिए दादा, इसको थोड़ा सा हम रेंज करते हैं। हाँ तो देखिए अब आगे क्या करते हैं? प्रूफ करना है ना। प्रूफ कीजिए पहले आप। प्रमाण, प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है ADE, किस पे बन रहा है? ये AB रेखा पे बन रहा है। किस पे बन रहा है? AB रेखा पे बन रहा है। तो AB रेखा का त्रिभुज चलेंगे ADE, फिर दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे BDE। तो चलेंगे यहाँ पे चूंकि त्रिभुज ADE में, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होता है। यही फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
बराबर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है ना, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 का 2, इस रेखा कोण में त्रिभुज बन रहा है ADE। अगर इस त्रिभुज को हम ऐसे करके लिख देते हैं ऐसे, तो ए वाला जो भुजा है ना AD वो चल आएगा नीचे, ठीक है, और ये सीधा इस तरह से हो जाएगी, ठीक है ना, और ये इस पर ऐसे होगी, काल्पनिक रेखा में चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा E हो जाएगा ना। तो AD हो गया आधार और लंब हो गया आपका EN, क्या हो गई EN हो गया लंब। तो देखिए यहाँ पर हो गया AD आधार गुना EN हो गया लंब, ठीक है। इसको भी अरेंज कर लेते हैं, आप समझने के लिए था ऐसा। फिर तथा त्रिभुज, इसी रेखा पर एक त्रिभुज और बन रहा है, कहां से बन रहा है, तो BDE, BDE, ठीक है ना। तो त्रिभुज BDE में, इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला तो जो हम लगाए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वही आपको फिर लगाना है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 का 2 हो गया, और आधार देखिए ये हो गया इसका BD आधार, तो हो गया क्या BD, और ऊंचाई हो जाएगा DC, क्या हो जाएगी DC, DC। आप इसको चेंज कर लीजिए एक बार, BD गुना EN। अब ये क्यों हुआ, DC की जगह EN क्यों लिखे, अगर इससे समझने में परेशानी है तो देखिए इधर, DC जो रेखा है ना वो समांतर है EN के, किसके समांतर है, EN के समांतर है, ठीक है, EN के समांतर हो गई। अब देखिए इस त्रिभुज को एक दूसरे से भाग देते हैं, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल वटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का मान आया था हमारा 1/2 गुना AD गुना EN, ठीक है ना, EN आया था, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद देखिए वटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल का मान आया 1/2 गुने BD गुना EN आ गया, ठीक है। तो 1/2 गुना BD गुना EN आ गया था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ हो रही है प्रतिक्रिया, EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो हमारे पास शेष क्या बच गया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल वटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, ऊपर बच गया AD और नीचे बच गया BD। इसको आप क्वेश्चन 1 मानेंगे, यानी समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम, ठीक है। फिर देखिए इस तरह से चलने के बाद आपको चलना है पुनः, यहां पे आ जाइए पुनः। अब देखिए दूसरी रेखा के ऊपर चलते हैं, AB रेखा तो हो गया, अब AC रेखा पे आ जाइए। AC रेखा देखिए इस पे त्रिभुज बना AED, AED, तो चलेंगे चूंकि त्रिभुज AED में, ठीक है, AED में, इसलिए त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, ठीक है। उस तरह से फार्मूला फिर से वही फार्मूला आ गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। चलिए 1/2 गुना, इसमें आधार देखिए जिस तरह से उसको आप पलटे थे ना, इस तरह से इस वाले रेखा को पलटेंगे तो चलाएगा नीचे, और ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक है वो चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आधार हो जाएगा AE और AE, ठीक है, और लंब हो जाएगी DM, क्या हो जाएगी DM हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। तथा अगला त्रिभुज देखिए इसी रेखा पर AC पर CED बन रहा है, CED बन रही है, तो त्रिभुज CED में, ठीक है, इसलिए त्रिभुज CED का क्षेत्रफल आ जाइए लेकर के। फिर वही फार्मूला पुट कर देंगे यहाँ पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए
1/2 का 2 रहेगा, ठीक है। इसमें खोजिए कि आधार कौन है, तो आधार मेरा EC रहेगा और लंब मेरा हो जाएगा BE। लंब क्या हो जाएगा? BE। तो आधार EC गुना लंब क्या हो रही है इस पे? BE हो रही है, तो BE हो गया, ठीक है। तब तक फिर उसके बाद देखिए, जिस तरह से आप इसमें त्रिभुज BDE और त्रिभुज ADE को एक दूसरे से भाग देते, उसी तरह से हम त्रिभुज AED त्रिभुज CED को भाग देंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जगह तो ना है, इसलिए मैं इसे अरेंज करता हूं। फिर उसके बाद देखिएगा, बस अंत तक बने रहिए, जरूर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं थोड़ा सा, और जब वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा से समझ में आ जाए तो इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को पास भेज दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर आने वाले समय यानी जो प्रश्न आएगा, अगर ये आ गया तो कलम रुकेगा नहीं, हमेशा कलम चलेगा, तो अंत कर ही देगा इस क्वेश्चन का, और आपको 5 अंक निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर, इसीलिए त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब उसके बाद क्या कहता है, इसका आंसर कितना आया था? 1/2 गुना AE गुना DM आया था ना, AE गुना DM आया था, ठीक है, वटा 1/2 गुना EC गुना क्या आया था? EC गुना, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जो BE रेखा है ना, वो DM के क्या है? समांतर है। तो आप इसे भी चेंज कर लीजिए, EC यहाँ पे हो जाएगा DM। अब समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, BE रेखा जो है ना, वो DM के क्या है? समांतर है। इस तरह से आप इसे लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये DM, ठीक है। देखिए 1/2 से 1/2 क्या हो गया? कट गया। फिर DM से DM क्या हो गया? कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद देखिए बच गया क्या हमारे पास? तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल वटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर, ऊपर में क्या बचा? AE वटा EC। इसको क्वेश्चन कितना मानेंगे? 2 हम मानेंगे। कितना मानेंगे? 2 मानेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब चलेंगे हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार लिखेंगे, चूंकि DE समांतर क्या है? BC है। DE समांतर क्या है? BC है। DE समांतर BC हो रही है ना, तो DE समांतर अगर BC है तो थेल्स प्रमेय का विलोम जिसे हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो क्योंकि दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है। देखिए इस दोनों त्रिभुज का आधार है जो क्या है? एक ही है। DE रेखा पर बना हुआ है कि नहीं? त्रिभुज ADE और AED दोनों का आधार क्या? एक ही है, और एक ही जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित भी है, और एक ही जोड़ी अंतर रेखा के बीच स्थित है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ठीक है। इसीलिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं, ये क्यों होगा? थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार होते हैं बराबर। अब चलेगा समीकरण 1 और दूसरे, समीकरण 1 और दूसरे, एक और दूसरे चलना हमें, समीकरण 1 और दूसरे। तो समीकरण 1 मेरा कितना था? LHS बराबर LHS होता समीकरण में, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा
त्रिभुज BDE का क्षेत्र बराबर समीकरण 1 का LHS हो गया। अब समीकरण 2 का LHS कितना है? त्रिभुज AED का क्षेत्रफल वटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए तो जरा ये त्रिभुज एक ही रूप से लग रहा ना कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज AED दोनों बराबर हैं, खाली नाम से है ना, तो इसलिए इसको दोनों को बराबर कर दीजिए आप। LHS को बराबर था त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल वटा, नहीं यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा, इसको आप रेंज कर दीजिए। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, आप रेंज कर देते इसको हम। देखिए यहाँ पे से करा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल वटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, ये भी त्रिभुज एक ही तरह एक ही आधार पे है, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल वटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। देखिए LHS बराबर हो गया ना, जब LHS बराबर तो RHS भी क्या होता है? बराबर। तो अतः AD बटा BD था समीकरण 1 का RHS, और समीकरण 2 का कितना था? AE बटा EC, जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये हो गई। अगर आप इतना सिद्ध कर देते हैं तो निश्चित है कि आपको भी 5 अंक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आपसे फिर